नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम मध्य प्रदेश की श्रृंखला पढ़ रहे हैं और इसी में हमने जो पिछला भी लेक्चर रहा इसमें हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ी है ना। तो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का हमने अध्ययन किया था और उसमें हमने बताया था कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को हमने 7 भागों में विभाजित किया है, जिसमें हमने पहला और द्वितीय भाग पढ़ लिया है। आज जो हमारा भाग होगा वो कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है, हमने क्या पढ़ चुके हैं? हमने आर्कियन श्रेणी पढ़ लिया ना, जो सबसे प्राथमिक श्रेणी थी आर्कियन श्रेणी। ठीक है, चले अब देखो, जो तीसरा प्रकार है भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुराना संघ। और जब आप पुराना संघ की बात करते हो तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विंध्यन क्रम की चट्टान और कडप्पा क्रम की चट्टान। चीजें समझ में आ रही है? ठीक, अब समझो, जो पुराना संघ है सबसे पहले इसका निर्माण कैसे हुआ इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने आर्कियन क्रम की चट्टान पढ़ी है ना, फिर हमने धारवाड़ क्रम की चट्टान पढ़ी। तो आर्कियन क्रम की चट्टान को हमने प्राथमिक चट्टान कहा था, या इसी को हमने पैतृक चट्टान कहा था। और आर्कियन क्रम की चट्टान का अवक्षेपण हुआ, निक्षेपण हुआ, इसी के फलस्वरूप एक नई प्रकार की चट्टान बनी थी जिसको हमने धारवाड़ क्रम की चट्टान पर कहा था, है ना। पढ़ा था ना कि जो धारवाड़ है ये कर्नाटक का एक जिला है। ठीक है, और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इसकी खोज की थी और इसी धारवाड़ जिले के नाम से इसका नाम धारवाड़ पड़ा। जब आर्कियन क्रम की चट्टान से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में भी तो भाई रूपांतरण होगा, रासायनिक और भौतिक क्रिया इसमें भी होगी। और इसमें जब परिवर्तन हुआ तो एक नई प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ जिसे आप कह सकते हो पुराना संघ शैल, है ना। इसके अंतर्गत कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टान या उपक्रम आता है। समझ में आ रहा है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टान में मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, फिर समय परिवर्तित होते गया और समय के साथ साथ ये मोड़दार पर्वतों में भी अवक्षेपण और इसका क्या हुआ? अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ। चीजें समझ में आ रही? जब मोड़दार पर्वत में निक्षेपण होता है तो निक्षेपण होने के पश्चात यहां पर क्या हुआ? एक समतल मैदान का निर्माण हो गया। चीजें समझ में आ रही है? यहां पर किसका निर्माण हो गया भाई? एक समतल मैदान का निर्माण हो गया। और समतल मैदान के ऊपरी क्षेत्र में जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे पुराना संघ। क्या चीजें समझ में आई? पुराना संघ की चट्टान कैसे बन रही है? समझ में आया ना कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है इसमें क्या हुआ भाई? इसमें हिमोड़ उत्पन्न हुए, इसमें वलयकारी पर्वत का निर्माण हुआ, फिर इसमें भी निक्षेपण हुआ, इसमें अपर्दन हुआ, इससे एक समतल मैदान का निर्माण होता है और वहां पर जिस प्रकार की चट्टानें बनेंगी उसको कह रहे हैं हम पुराना संघ। चीज समझ रहे हो? ठीक, अब देखो, पुराना संघ जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा, पुराना संघ मतलब पुरानी चट्टान है। अच्छा, पुरानी चट्टान है इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई सबसे ज्यादा पुरानी चट्टान है। सबसे ज्यादा पुरानी चट्टान कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। ठीक है, चले, तो यह पुरानी सेल समूह के अंतर्गत आती, सबसे पुरानी नहीं है लेकिन फिर भी चट्टानों में कंपेयर करोगे तो पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, अब चट्टानें इसका अर्थ तो यह भी हुआ यहां पर किसी प्रकार की खनिज संपदा पाई जाएगी, धात्विक अधात्विक तत्व पाए जाएंगे। तो यहां पर चूना पत्थर और क्वार्टजाइट पाया जाता है। क्या क्या पाया जाएगा भाई? चूना पत्थर और क्वार्टजाइट। ये क्वार्टजाइट और चूना पत्थर ये क्या रहे? इसमें उपस्थित खनिज रहे। इतनी चीज समझे क्या आप लोग? चलो, अब जैसे कि मैंने बताया ही आपको कि जो पुराना संघ की चट्टानें हैं इसको हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं, एक विंध्यन क्रम की चट्टान और एक कडप्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, तो पहले अपन कडप्पा क्रम की चट्टान का अध्ययन कर ले भाई। ठीक, शुरू करते हैं। कडप्पा क्रम की चट्टान। अब चूंकि मैं आपको मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ा रहा हूं तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश में होगा कि नहीं भाई? बिल्कुल होगा। विस्तार कहां होगा? मध्य प्रदेश में होगा। लेकिन एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कडप्पा क्रम के चट्टान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अलावा किन क्षेत्रों में पुराना संघ की कडप्पा क्रम के चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो आप बताओगे मुख्यतः छत्तीसगढ़। चीजें समझ में आ रही है? मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है? तो सोन और नर्मदा घाटी में। कहां पाया जाता है? सोन और नर्मदा घाटी में मुख्यतः कडप्पा क्रम की चट्टान पाई जाएगी।
चीजें समझ में आई। अब जो कडप्पा क्रम की चट्टान है, जैसे देखो पुराना संघ के हम दो प्रारूप पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, कडप्पा क्रम की चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टान। फिर हमने कडप्पा क्रम की चट्टान उठाई और कडप्पा क्रम की जो चट्टान है इसे भी हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करेंगे, एक होगा बिजावर उपक्रम और एक होगा ग्वालियर उपक्रम। चीजें समझ में आ रही है, एक होगा बिजावर उपक्रम और एक होगा ग्वालियर उपक्रम। तो चीज समझना, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्रेनाइट चट्टान से ही निश चट्टान का निर्माण होता है, उसी तरह से बिजावर उपक्रम का बढ़ा हुआ भाग ग्वालियर उपक्रम कहलाता है। चीजें समझ में आ रही है, बिजावर उपक्रम का ही बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाएगा भाई, ग्वालियर उपक्रम। ठीक है, चलो अब बिजावर उपक्रम का अध्ययन कर लेते हैं। तो कडप्पा के दो भाग कौन कौन से हो गए, बिजावर उपक्रम और ग्वालियर उपक्रम। ठीक है, अब समझो ये मान लो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में इस प्रकार की चट्टान पाई जाएगी। मतलब किस क्षेत्र में, तो आप बताओगे पूर्वी क्षेत्र में। अब पूर्वी क्षेत्र को देखो मैं इस तरह से दो भागों में विभाजित कर रहा हूं, इस तरह से, और ये ऊपर का जो भाग है इसे मैं कहूंगा ऊपरी उपक्रम और इसे कहूंगा मैं निचला उपक्रम। चीजें समझ में आ रही है, ये विभाजक रेखा हो गई और इसके ऊपर के जितने भी क्षेत्र आएंगे, मान लो ये ऊपरी उपक्रम है और इसके नीचे वाला क्या है, निचला उपक्रम है। चीजें समझ में आ रही है। अब मैं वही बताने वाला हूं आपको कि जो बिजावर उपक्रम है ये निचले कुटप्पा क्रम की सत्ता है। क्या है भाई, निचले कुटप्पा क्रम की सतह है, और इसी को कंपेयर करोगे ग्वालियर उपक्रम से। अगर ये निचले क्रम की चट्टान रही तो ये कैसी होगी भाई, इसका बड़ा हुआ भाग मतलब ऊपरी क्रम की चट्टान रहेगी। चीजें समझ में आ रही है। तो कडप्पा का निचला हुआ भाग क्या होगा, तो अब बताओगे बिजावर उपक्रम, और ऊपर बड़ा हुआ भाग क्या कहलाएगा, ग्वालियर उपक्रम। चीज समझ गए। चलो अब जो बिजावर उपक्रम है इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर, सफेद पत्थर, बलुआ पत्थर, हेमेटाइट, क्वार्टजाइट, किम्बरलाइट। किम्बरलाइट प्रकार की चट्टान में आपको क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा, है ना। किम्बरलाइट और कांग्लोमरेट दो प्रकार के खनिज होते हैं जिसमें आपको किसका निर्माण मिलेगा, हीरे का निर्माण होता है। चीजें समझ में आ गई। अब बात कर ले कि बिजावर उपक्रम की जो श्रृंखला है ये मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, इनकी अगर चर्चा करें तो सीधी सी बात है, यहाँ पर समझो ना, मैंने अगर बताया किम्बरलाइट है और किम्बरलाइट में हीरे का उत्पादन, हीरा का निर्माण होता है, और हीरा कहाँ होता है भाई, मध्य प्रदेश में। हीरा मध्य प्रदेश में होता है पन्ना में। पन्ना में विस्तार होगा कि नहीं, पन्ना के अलावा कहां, सतना, रीवा, कटनी और छतरपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश में विस्तार कहां होगा, तो आप बताओगे पन्ना, सतना, रीवा, कटनी और छतरपुर। चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चले अब दूसरी बात कर लेते हैं कि यहां पर और कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे। तो बलुआ पत्थर पाया जाएगा, क्वार्टजाइट पाया जाएगा। ठीक है, ये बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट ये क्या है, तो बिजावर उपक्रम श्रृंखला के निक्षेपण है ये। चीज समझ गए। ठीक है, इनके ऊपर चूना पत्थर का जमा होता है। जो बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट है इनके ऊपर किसका जमा होगा, चूना पत्थर का। ठीक है, और देखो मैं क्या बता रहा हूं, बिजावर उपक्रम है, बिजावर उपक्रम के दो निक्षेपण क्या हो गए भाई, बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट। ठीक है, अब इनके मध्य में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और बेसाल्ट चट्टानों में मुख्यतः हीरे का निर्माण होता है। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टाने में ही क्या कौन सा खनिज मिलेगा आपको, किम्बरलाइट। चीज समझ गए। तो क्या आपको बिजावर उपक्रम समझ में आया, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। कडप्पा का कैसा है, निचले क्रम की चट्टान है। ठीक है, चूना पत्थर और सफेद पत्थर पाए जाएंगे यहाँ पर, साथ ही में बलुआ पत्थर, हेमेटाइट, क्वार्टजाइट और किम्बरलाइट। ठीक है, इसी में किसका निर्माण होगा, तो हीरे का। मध्य प्रदेश में कहाँ विस्तार है, आप बताओगे पन्ना में, सतना में, है ना, रीवा में, कटनी में और छतरपुर में। बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट इसके क्या है, निक्षेपण है, और इनके मध्य में पाया जाता है क्या, बेसाल्ट चट्टान, और बेसाल्ट चट्टान में होगा हीरा। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन कौन सा राज्य करता है भाई, मध्य प्रदेश। चलो एक क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे आप लोग। विश्व में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कौन सा देश करता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। विश्व में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कौन सा देश करता है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चले बात करते हैं ग्वालियर उपक्रम की। ठीक है, ग्वालियर उपक्रम क्या है भाई, कडप्पा का ऊपर बड़ा हुआ भाग। ठीक है, अब चूंकि मैंने प्रारंभ में ही बताया था बिजावर उपक्रम का ही बड़ा हुआ भाग कहलाता है। ठीक है, दूसरा समझो, इसमें भी बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट के नीचे पाए जाएंगे। ठीक है, और ग्वालियर उपक्रम को अगर पढ़ने की दृष्टि से विभाजित करें तो इसको भी दो भागों में विभाजित करोगे। ग्वालियर उपक्रम का ऊपरी भाग मुरार कहलाता है भाई।
ठीक है। ग्वालियर उपक्रम का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मुरार कहलाता है, और निचला भाग कहलाता है पार। क्वेश्चन आ गया मुरार या पार क्या, तो आप बताओगे मुरार वह है कि जो ग्वालियर उपक्रम है इसको ऊपर वाला भाग है, और पार क्या है? तो ग्वालियर उपक्रम का निचला भाग। क्या इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, बराबर नोट डाउन करते चलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चले अब बात करते हैं भाई। हमने पुराना संघ पढ़ा। पुराना संघ का जो पहला प्रकार था कडप्पा, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विंध्यन श्रृंखला के बारे में, विंध्यन सेल समूह के बारे में। स्टार्ट करें अभी इसको। ठीक, अब चूंकि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं विंध्यन सेल समूह, क्या आपने विंध्याचल श्रृंखला का नाम सुना है भाई? विंध्याचल श्रृंखला मध्य प्रदेश में विस्तारित है। इसकी अवस्थिति कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि विंध्यन सेल समूह का नामकरण मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल श्रृंखला के नाम पर हुआ? बिल्कुल, नामकरण किसके नाम पर होगा? तो विंध्यन पर्वतमाला के। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। आर्कियन के बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तारित है। हमने आर्कियन क्रम की चट्टान पढ़ी थी। अगर हम मुख्यतः दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का लगभग 2/3 भाग किस प्रकार की चट्टान का है? तो आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान का है। और वहीं पर हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक विस्तारित किस प्रकार की चट्टान है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान है। हालांकि मुख्यतः उसकी जो प्रारंभिक स्थिति वैसी दिखती नहीं है, क्योंकि सबसे पुरानी चट्टान है, इसमें रूपांतरण तो हुआ होगा भाई, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया हुई होगी ना। अब वर्तमान अपनी जो मूल अवस्था थी वह खो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान का है। लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद किस प्रकार की चट्टान का विस्तार सर्वाधिक है? तो विंध्यन सेल समूह का। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? अब बात कर रहे हैं कि विंध्यन सेल समूह का विस्तार मुख्यतः कहाँ है? तो नर्मदा तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, लेकिन भारत में और कहाँ पाई जाती है? तो आप बताओगे गंगा यमुना का मैदान, या इसी को आप उत्तर भारत का विशाल मैदान भी कह सकते हो। आई चीज समझ? उत्तर भारत का विशाल मैदान या फिर गंगा यमुना का मैदान, ये एक ही इसलिए है क्योंकि उत्तर भारत का मैदान जो है ये गंगा और यमुना के द्वारा किए गए अपर्दन के निक्षेपण से बना है, इसलिए हम इसे उत्तर भारत का मैदान या फिर गंगा या यमुना का मैदान कहते हैं। क्या इतनी चीज समझ में आई? आगे पढ़े अपन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यतः मध्य प्रदेश में कहा नर्मदा के तो तट है, यहां पर पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः एक जिले की बात करोगे तो यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पाया जाता है। और दूसरी चीज समझना दोस्त कि जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम कहते हैं गुडविल शिखर, क्या कहते हैं भाई? गुडविल शिखर, यहां वाला जो क्षेत्र है यहां पर भी किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी? तो आप बताओगे विंध्याचल सेल समूह। अगर आपको एक क्वेश्चन पता चल गया कि भाई विंध्याचल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुडविल शिखर है। कौन सी भाई? गुडविल शिखर को आप सद्भावना शिखर भी कहते हो। क्या कहते हो? गुडविल शिखर या फिर सद्भावना शिखर। अब जब आपको पता है कि भाई विंध्यन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इसके आसपास किस प्रकार की चट्टान होगी? विंध्यन सेल समूह प्रकार की चट्टान होगी भाई। अरे होगी कि नहीं? तो फिर उसी तरह से आप बता सकते हो कि गुडविल शिखर के पास किस प्रकार की चट्टान है? तो विंध्यन क्रम की चट्टान है। क्या इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? दूसरी चीज समझो। अब जैसे हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा के जो घाटी है इसके आसपास विंध्यन श्रृंखला का निर्माण है भाई, यहां पर विंध्यन श्रृंखला पाई जाती है, विंध्यन सेल समूह पाया जाता है। तो नर्मदा के किस क्षेत्र में? तो उत्तर में। ठीक है, नर्मदा के उत्तर में निचला विंध्यन है। ठीक है, नर्मदा के उत्तर में क्या है? निचला विंध्यन है। चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत ध्यान से समझना। जब मैं आपको अभी भारत के भूगोल के मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा दिए, जब मैं आगे भारत का भूगोल और पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें मध्य प्रदेश तो आता है, छोटा नागपुर का पठार भी आएगा। और इसको जब अब आगे पढ़ते हो तो जो असम वाला क्षेत्र है, असम का भी कुछ भाग किसमें आता है? प्रायद्वीपीय भारत में आता है। मतलब ये भी प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। चीजें समझ में आ रही है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है और जो असम है, ये पहले क्या हुआ था? श्रृंखला के माध्यम से एक दूसरे से मिला था, लेकिन जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों ने क्या किया कि
छोटा नागपुर का पठार और असम का जो मैदान होता है, यहां पर जो पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, इसका क्या कर दिया, अपरदन कर दिया। क्या कर दिया भाई, अपरदन। तो वहां पर एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है और इस गैप को हम बोलते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं भाई, मालदा गैप। अब गैप तो बन गया वहां पर, लेकिन भाई वह जो श्रृंखलाएं पहले तो आपस में जुड़ी हुई थी और आपस में जुड़ी हुई थी इस वजह से आप कह सकते हो कि कुछ गुण सिमिलर होंगे, समान होंगे। और जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके कुछ गुण मध्य प्रदेश में जो चट्टानें पाई जाती है इसके समान है। तो आप यहां पर समझना कि जो नर्मदा के उत्तर में निचला विंध्य समूह है, इसी को असम श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है, मध्य प्रदेश में असम श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताओगे विंध्याचल समूह। लेकिन कहां पर स्थित है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में निचले सेल समूह को विंध्य श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज। अगर यहां पर मैं खनिजों की बात करूं तो मुख्यतः चूना पत्थर और बलुआ पत्थर स्थित है भाई। क्या क्या है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। ठीक है, आगे पढ़े तो उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्षिण के मध्य विभाजन का काम करता है कौन, विंध्याचल समूह, है ना। चीजें समझ में आ रही ना। जैसे आप नर्मदा नदी की बात करोगे, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। कर्क रेखा उत्तर भारत दक्षिण भारत को विभाजित करती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत दक्षिण भारत को विभाजित करती है। तो इस चीज से ये लाइन आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब समझो, जैसे मैंने आपको बताया भाई पुराना संघ के दो प्रकार है, कौन से, कडप्पा और विंध्यान। फिर कडप्पा के बारे में बताया कि कडप्पा के दो प्रकार है, बिजावर उपक्रम और ग्वालियर उपक्रम। फिर ग्वालियर के बारे में मैंने बताया कि ग्वालियर के भी दो प्रकार हो जाएंगे, मुरारी और पार। उसी तरह से विंध्याचल समूह जो है, इसकी भी कुछ उप चट्टानें हैं जिसके अंतर्गत हम सेमरी उपक्रम पढ़ेंगे, कैमूर उपक्रम पढ़ेंगे, भांडेर उपक्रम पढ़ेंगे और साथ ही में रीवा उपक्रम पढ़ेंगे। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये आ गया भाई, सेमरी उपक्रम किस प्रकार की सेल समूह का भाग है? क्या बताओगे भाई आंसर आप लोग? विंध्याचल समूह। चीजें समझ में आ रही है। क्वेश्चन आ गया मुरारी या पार किस प्रकार की चट्टान की उप चट्टान आप बताओगे? ग्वालियर उपक्रम की। ग्वालियर उपक्रम किसकी उप चट्टान है आप बताओगे? कडप्पा। और कडप्पा और विंध्यान पर्वत, जो कडप्पा और विंध्यान सेल समूह है, ये किसके भाग है? तो पुराना संघ के। इतना समझे क्या आप लोग? तो विंध्यान श्रृंखला के अंतर्गत हम कौन कौन सी उप चट्टानें पढ़ रहे हैं? तो आप बताओगे सेमरी उपक्रम, कैमूर उपक्रम, भांडेर उपक्रम और रीवा उपक्रम। सबको पढ़ ले क्या अपन? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठाते सेमरी उपक्रम को। सेमरी उपक्रम जो है निचला विंध्यान क्रम का भाग है। किसका भाग है भाई? निचला विंध्यान क्रम का भाग है। ये मुख्यतः कहां पाया जाएगा? तो सोन घाटी में मौजूद है। कहां पर है? सोन घाटी। अब चूंकि आपने सोन घाटी, जब मैं आपको मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ाऊंगा तो यहां पर सोन घाटी बताऊंगा आप लोगों को। सोन घाटी जो है इसमें वलय ज्यादा है और भ्रंश ज्यादा है। ठीक है, सोन घाटी में वलय ज्यादा और भ्रंश जाते। तो आप क्या कह सकते हो कि सेमरी उपक्रम में भी वलय और भ्रंश होंगे? भाई सीधी सी बात है, जब सोन घाटी में वलय है और भ्रंश है तो वहां पर पाई जाने वाली चट्टान में वलय और भ्रंश होंगे कि नहीं? सीधी सी बात होंगे। अगर यहां पर पाए जाने वाले में खनिजों की बात करूं तो बलुआ पत्थर महत्वपूर्ण है, चूना पत्थर। अब चीज समझो, चूना पत्थर का विस्तार ज्यादातर जहां पर है वहां पर एक प्रकार का उद्योग होगा और वह उद्योग होगा सीमेंट उद्योग। चीज समझ में आ रही है? जहां पर मुख्यतः चूने पत्थर का विस्तार होगा वहां पर किस प्रकार के उद्योग की शुरुआत हो चुकी होगी? तो आप बताओगे सीमेंट उद्योग की। अच्छा, सीमेंट से एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो भाई आप लोग। भारत में सबसे पहले सीमेंट उद्योग कहां पर लगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? भारत में सबसे पहले सीमेंट उद्योग कहां पर लगा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मध्य प्रदेश में कहां पर सीमेंट उद्योग की विस्तार अधिक है? सीधी सी बात है, कौन से क्षेत्र पढ़ रहे हो आप? सोन घाटी। सोन घाटी वाले क्षेत्र में सीमेंट का के विस्तार अधिक होंगे। अरे होंगे कि नहीं? जिसमें आप सतना, कटनी, ये सब जिले की बात करते हैं। चलो, तो अपन ने उपचट्टान में पहली उपचट्टान पढ़ ली भाई सेमरी उपक्रम। दूसरी पढ़ ले कैमूर उपक्रम। पढ़े तो कैमूर उपक्रम जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड के मुख्य क्षेत्रों में होती है भाई।
समझ में आ रहा है। कैमूर उपक्रम मुख्यतः कहाँ मिलेगी, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में। इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो बलुआ पत्थर और कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट से याद रखना, कांग्लोमरेट में हीरे के निक्षेप मिलेंगे। किसके, हीरे के निक्षेप मिलेंगे। और हीरा और कहीं भी मिलता है क्या, बिल्कुल। किम्बरलाइट में भी किसका निर्माण होगा, तो यहाँ पर भी हीरे मिलेंगे। और कांग्लोमरेट में भी क्या मिलेगा, तो हीरा मिलेगा। अब मुख्य विस्तार कहाँ होगा, पन्ना, सतना, रीवा। कहाँ होगा, पन्ना, सतना, रीवा। देखो यहाँ पर पन्ना आया है कि नहीं, और साथ ही में कांग्लोमरेट आया है। क्या मिलेगा यहाँ पर, हीरा। क्या मिलेगा, हीरा। क्वेश्चन याद है ना, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने, विश्व में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कौन सा देश करता है। चीजें समझ गए। चले, तो हमने सेमरी उपक्रम पढ़ा, कैमूर उपक्रम पढ़ा। अब क्या पढ़ ले, भांडेर। मध्य प्रदेश में कहां विस्तार है, तो सागर, सतना, दमोह। कहां पर है भाई, सागर, सतना, दमोह। दूसरी चीज समझना भाई, जो भांडेर उपक्रम है इसके भी कुछ उप चट्टाने हैं जिसे आप गानोरगढ़ और सिरबू की चट्टान कहते हो। क्या कहोगे, गानोरगढ़ और सिरबू की उप चट्टान किस सेल समूह का भाग है, आप बताओगे। भांडेर सेल समूह का भाग है। और भांडेर सेल समूह किसकी उप चट्टान है, तो आप बताओगे विंध्यन की। समझे क्या इतनी चीज, आगे पढ़े। इसमें क्या क्या पाया जाता है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। चले आगे पढ़ते भाई, रीवा उपक्रम। रीवा उपक्रम, इसका मुख्यतः विस्तार कहां होगा, तो सागर, सतना, दमोह, कटनी और राजगढ़। जो रीवा उपक्रम है इसके भी कितने भाग है, दो। एक होती है पन्ना सेल और एक होगी झीरी सेल। कौन कौन सी भाई, पन्ना सेल और झीली सेल। तो रीवा उपक्रम की जो चट्टान है इसका जो पहला भाग है पन्ना सेल, इसको ये निचली परत कहते हैं। और झीली सेल को क्या कहेंगे, ऊपरी परत कहेंगे। चीजें समझ में आ रही। अब ये समझो कि जो पन्ना सेल है इसमें कांग्लोमरेट की खदान मिलेगी और यहां पर भी क्या मिलेंगे, हीरे। तो आप यहां पर एक चीज समझ रहे हो कि कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों में मुख्यतः हीरे के निक्षेप मिलते हैं। समझे ना आप लोग। देखो मैंने आपको यहाँ हीरा बताया, यहाँ पर हीरा बताया, यहाँ पर भी हीरा बता रहा हूँ। समझे क्या इतनी चीज। चले, तो ये पढ़ा हमने भाई किसके बारे में, हमने सेमरी के बारे में पढ़ा, कैमूर के बारे में पढ़ा, भांडेर और रीवा के बारे में पढ़ा। चले अब मुख्य बात हम कर लेते हैं, जो विंध्यन सेल समूह, इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। एक शब्द को समझो, इसे हम कहेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहेंगे भाई, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF। क्या कहेंगे, GBF मतलब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। पढ़ते हो ना भाई आप लोग, कहां पर है ये, राजस्थान में। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। अच्छा, जब इसका निर्माण हुआ था तब ये प्राचीनतम पर्वतमाला नहीं कहते थे इसको, उस समय नवीलवदित पर्वत हुआ करता था। लेकिन जैसे जब इससे समय आगे बढ़ा, वैसे अरावली पर्वतमाला ने अपने जो प्रारंभिक स्थिति उसको खो दी। भाई इसमें भी अवक्षेपण और निक्षेपण होगा कि नहीं, अपर्दन और निक्षेपण होगा। इस वजह से प्रारंभिक अवस्था खो चुका है। अब इसको क्या कहते हैं अपन, अब प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मध्य क्या है, धरातल से लगभग 1500 मीटर, ये औसतन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 1500 मीटर धंसा हुआ है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मध्य जो धंसा हुआ घाटी नुमा भाग है, इसे हम कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। आई चीज समझ कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ है। ठीक, दूसरी चीज, अगर मैं विंध्यन पर्वत श्रृंखला का विस्तार की बात करूं तो मध्य प्रदेश में तो पाया जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा छोटा नागपुर का पठार, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसके कुछ भाग मिलेंगे। अब समझो, विंध्यन क्रम की चट्टान के विस्तार अगर इन क्षेत्रों में होगा तो क्या यहां पर बलुआ पत्थर नहीं मिलेगा? बिल्कुल। विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्यन सेल समूह का विस्तार जहां जहां पर है, तो विंध्यन सेल समूह का एक गुण समझो कि इसकी जो चट्टानें होगी, इसका रंग होगा लाल, और लाल अगर है तो इसी को अपन बोलते हैं लाल बलुआ पत्थर। और लाल बलुआ पत्थर जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत सारी इमारतों का निर्माण कर चुके हैं। मतलब इसका आर्थिक महत्व क्या है लाल बलुआ पत्थर का, तो आप बताओगे इससे भाई इमारतों का निर्माण करते हैं। अगर इमारतों का निर्माण करते हैं तो क्या इससे इमारतों का निर्माण किया भी है? बिल्कुल किया है। अगर आप इतिहास में पढ़ोगे तो कुछ ऐसी इमारतें हैं जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा,
है ना। शेरशाह सूरी का मकबरा पढ़ते हो ना, कहाँ है भाई शेरशाह सूरी का मकबरा? सासाराम बिहार में। भाई शेरशाह के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब आप मुगल सल्तनत पढ़ोगे, बाबर के बाद बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ोगे, तो हुमायूं के शासनकाल में ही एक शक्ति का उद्भव हुआ जिसे आप शेरशाह सूरी कहते हो, है ना। हुमायूं को 2 बार हराया था इन्होंने और भगा दिया था। वो तो इनकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी कि ये किला तोड़ने गए थे और किला तोड़ने के लिए इन्होंने गोले को दागा किले में और उसी का कुछ भाग टूटकर इन पर लग गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि वहां जब इन्होंने गोला दागा तो एक चिंगारी क्या कहना चाहिए, एक बारूद का ढेर था साइड में, बारूद के ढेर पर आके लग गई और बारूद के ढेर के साइड में ये खड़े थे और इससे इनकी मृत्यु हो गई, है ना। नहीं तो सूरी वंश बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ मिलेगा भाई आपको? सासाराम बिहार। लाल किला, ठीक है। ग्वालियर दुर्ग, पता है ना ग्वालियर दुर्ग, भारत का जिब्राल्टर कहते हैं इसको। ठीक है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश विदिशा में है, अशोक ने बनाया था। और सारनाथ का स्तूप। ये सभी जो मैं अच्छा, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने मुख्य की चर्चा की है। तो ये सभी जो इमारतें हैं इसका निर्माण किससे हुआ? तो लाल बलुआ पत्थर से। समझ में आ रहा है? और कुछ विशेषता है क्या विंध्यान पर्वत की? बिल्कुल है। विंध्याचल समूह में दरारें और भ्रंश अधिक पाई जाती है और यह भी क्या है? तो जीवाश्म रहित है। क्या इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है इससे हमने कुल 7 प्रकार पे पढ़ना है। इसके कुल 7 प्रकार है। तो पिछले लेक्चर में हमने 2 प्रकार पढ़ाए आपको, है ना। आर्कियन क्रम की चट्टान पढ़ाई हमने और धारवड़ क्रम की चट्टान पढ़ाई। आज हमने पढ़ाया आपको पुराना संघ। अगले लेक्चर में हम बाकी जो 4 प्रकार की चट्टानें हैं, जो 4 प्रकार के संघ है, वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। चीजें समझ में आई? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल। जय हिंद।